Hello dear friends, welcome to the channel. My name is Piyush and very good morning to all of you. आज फिर से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की क्लास को हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 863 से करना स्टार्ट करते हैं और 92 तक यानी कि 30 क्वेश्चंस आज भी हम कवर करने वाले हैं। तो लर्नर्स फटाफट लाइव जुड़िए और इस क्वेश्चन की सीरीज़ में जल्दी से आगे चीज़ों को सीखते चलिए, बिकॉज अभी क्वेश्चंस काफ़ी कम बचे हुए हैं। इसके बाद में हम फिलर्स या फिर PQRS वाली सीरीज़ को भी शुरू करेंगे। हम अराउंड 900 क्वेश्चंस तक की चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। 1200 क्वेश्चंस के अराउंड हैं इस बुक में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के, और उसका एंड भी बहुत करीब आ चुका है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करके फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे शुरुआत करेंगे। इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की सीरीज़ को ख़त्म करने से पहले आप सभी को बहुत अच्छे से सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में अपनी जो पकड़ है वो बना लेनी है। कभी भी सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चंस इस सीरीज़ को ख़त्म होने के बाद में आपसे गलती ना हो। तो इस चीज़ के लिए लाइव जुड़िए और लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखा करिए ताकि प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना देखने को मिले। इन क्लास की सारी PDFs आपको अवेलेबल हो जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम से इनकी फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम किरण बुक, अगर आप और अच्छी प्रिपरेशन अपनी करना चाहते हैं और रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं, लेटेस्ट पैटर्न्स को जानना चाहते हैं, तो डिजी बुक्स को ज़रूर परचेज़ करिए। बहुत कम कॉस्ट करती है और उस कॉस्ट पे भी आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। एग्ज़ाम 10 कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो इस कोड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब भी आप डिजी बुक्स परचेज़ करें आप एग्ज़ाम 10 कोड को यूज़ करें और 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। ये डिस्काउंट ऑफ़र सिर्फ लॉकडाउन तक वैलिड है, तो जल्दी से इस टाइम को बिना वेस्ट किए इन चीज़ों को परचेज़ कर लीजिए। आइए देखते हैं आज की स्लाइड्स में कौन से क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 863 क्या कहता है? इंस्टेड ऑफ हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। यहाँ पे अंडरलाइन पोर्शन है इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ हम यूज़ करते हैं जब हमको किसी और चीज़ की जगह कोई और चीज़ यूज़ करनी होती है। सपोज़ ये है आदमी A और ये है आदमी B। अगर A कोई काम सही से नहीं कर पा रहा है तो मैं A की जगह पे B को इंट्रोड्यूस कर दूंगा या फिर B को यूज़ करूंगा, और इस केस में मैं इंस्टेड ऑफ लगाता हूँ। यहाँ पे बात हो रही है हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो सक्सीड नहीं हुआ, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? इसके बावजूद भी। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, जैसे इन केस ऑफ लिखा हुआ है। इन केस ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हो जाए, है ना। जैसे हम कहते हैं कि इन केस अगर ऐसा हो जाए, तो हम अजम्पशन पे बात करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ हम बात क्यों करते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ से दिखाता है कंसर्निंग, कंसर्न दिखाता है किसी के प्रति। तो यहाँ पे ज़रूरत किसकी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा अभी आपको। जो भी आंसर्स आपको लगा करें कि ये होना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताया करिए कमेंट्स में। मैं आपके कमेंट्स वॉच करता रहता हूँ साथ में ही, और मेरे कमेंट्स को पढ़ा भी करिए। क्वेश्चन नंबर 864 पे देखते हैं। सीइंग नो वे टू एस्केप द थीव सूटेड टू द इंस्पेक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन है। आपने मूवीज़ में भी ये क्वेश्चन का एक हिंट देखा होगा। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं एस्केप करने की, या फिर जब भी हम बात करते हैं थीव्स की, तो एक जनरल वर्ड हमेशा से यूज़ होता आया है। जब भी पुलिस चोरों के पीछे पड़ती है तो वो कहते हैं कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो, एंड दैट हवाला इज़ नॉट सूटेड, दैट इज़ सरेंडर्ड। ठीक है, आपने सुना भी होगा हम सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा बहुत बार डायलॉग्स में। तो सरेंडर वाला वर्ड जो है वही हमेशा चोरों के या फिर आतंकवादियों के केस में यूज़ होता है, जब भी अपने आप को दूसरों के हवाले करने वाली बात होती है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखिए फटाफट। 865 क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू कैच द फर्स्ट फ्लाइट, अगर आपको पहली फ़्लाइट कैच करनी है, फिर पहली फ़्लाइट लेनी है जो भी आपकी फ़िक्स आपने की है, यू मे लीव नाउ। यू मे लीव नाउ हम तब यूज़ करते हैं बेटा जब आपने किसी को किस काम के लिए बुलाया है और वो काम आप उसको बता चुके हो या फिर उससे करवा चुके हो, तो आप कहते हो कि अब आप जा सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर फ़्लाइट पकड़नी है तो आपको जाना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं बेटा? मस्ट यूज़ करते हैं। नहीं गए तो क्या होगा? फ़्लाइट मिस हो जाएगी। ठीक है, ऑट टू हम रूल्स फॉलो करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऑट टू नहीं यूज़ हो पाएगा क्योंकि फ़्लाइट पकड़ना कोई रूल नहीं है। कुड नहीं यूज़ करेंगे, कुड तो बिल्कुल यहाँ पे सेंस नहीं दे पाएगा। कुड का मतलब होता है सकता था। ठीक है, तो सकता है का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, कुड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। यहाँ पे क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि मस्ट लगाने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आता जा रहा होगा। ठीक है, 866 देखिए। मनोज इज़ सो क्रेडिबल दैट ही इमीडिएटली बिलीव्ड माई स्टोरी। अच्छा, क्रेडिबल का मतलब क्या होता है बेटा?
क्रेडिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो बिलीव की जा सके या फिर जिस पे भरोसा किया जा सके। तो मनोज क्रेडिबल थोड़ी होगा बेटा, क्रेडिबल क्या होगी, स्टोरी होगी ना, तभी तो भरोसा की जा सकती है। कोई भी चीज़ इस पे भरोसा किया जा सकता है वो क्या होता है बेटा, क्रेडिबल होता है। तो मनोज थोड़ी होगा, स्टोरी होगी, इसलिए क्रेडिबल यहाँ पे गलत है मनोज के साथ में। अब देखो क्या दिया है, क्रेड्यूलस दिया है, इनोसेंट दिया है और क्रेडिटेबल दिया है। इनोसेंट तो हो गया बहुत ज़्यादा भोला, तो भोले की बात यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया, उसने सिर्फ बिलीव की बात की है यहाँ पे। तो बिलीव करने के लिए जब भी कोई आपकी हर बात पे बिलीव कर लेता है, हम एक शब्द उसके लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं क्रेड्यूलस। क्रेड्यूलस का मतलब होता है ऐसा आदमी जो हर चीज़ पे यकीन कर ले। याद रखिएगा बेटा, आप इसको इनोसेंट नहीं बोलेंगे। इनोसेंट वो होता है जो भोली हरकतें करता है, बच्चों की समान हरकतें करता है। लेकिन क्रेड्यूलस कौन होता है, जो किसी भी बात पे यकीन कर ले। तो आपकी स्टोरी पे बिलीव कर लिया तुरंत, यानी कि हर बात पे बिलीव कर लेता है वो, तो क्रेडिबल की जगह क्या हो गया बेटा, क्रेड्यूलस हो गया। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटेबल क्या होता है, यहाँ पे फोर्थ वर्ड दिया है क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल का मतलब होता है एडमायरेबल, जिसकी प्रशंसा की जा सके, है ना, या फिर जिसको हम प्रेज कर सकें, उसको क्रेडिटेबल बोलते हैं। तो ज़रूरत किसकी है, ऑप्शन नंबर 2 की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर्स करते चलिए सारे। 867 कह रहा है, थॉमस कैफल द गन मैन किल्ड 2 persons नियर द टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी asked forgiveness for shooting the officers। अब यहाँ पे दिखा है who killed, ऑप्शन 2 है who has killed, थर्ड कह रहा है no improvement and 4 कह रहा है who had killed। अब देखिए यहाँ पे लिखा है थॉमस कैफल द गनमैन किलिंग 2 persons। अभी यहाँ पे द गनमैन किलिंग 2 persons तो बेटा गलत है ना, द गनमैन किलिंग 2 persons की यहाँ पे बात नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लिखा है थॉमस कैफल द गनमैन किलिंग 2 persons नियर द टेक्सास आस्ड फॉरगिवनेस फॉर शूटिंग द ऑफिसर्स, आस्ड फॉरगिवनेस। अब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है, अब यहाँ पे पास्ट की बात लग रही है। दूसरी चीज़ है, यहाँ पे कह रहा है पास्ट में फॉरगिवनेस के लिए उसने कहा कि मुझे माफ़ भी कर दिया जाए। ठीक है, तो माफ़ कब बोलेगा, बाद में बोलेगा, उसके पहले क्या हुआ होगा, उसने शूट कर दिया होगा। तो जब माफ़ी मांग रहा है पास्ट में, तो शूट उसके पहले किया होगा। ठीक है, यानी कि जो शूट वाला होगा उसको किस में होना चाहिए बेटा, पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे गनमैन किलिंग की जगह क्या लिखेंगे बेटा, हु हैड किल्ड लिखेंगे, तब ये पास्ट परफेक्ट में हो पाएगा ना। समझ में आ रही है बात। थॉमस कैफल हु हैड किल्ड द पर्सन्स नियर द टेक्सास। अब देखो पास्ट परफेक्ट में किल्ड वाला हो गया, फिर पास्ट में क्या होगा, फॉरगिवनेस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इवेंट होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, उसके बाद जो हुआ होता है उसको पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 867 का ऑप्शन नंबर 4। अगला देखना 868, आई वॉन्ट टू डिस्पोज ऑफ ऑल माई ओल्ड फर्नीचर इमीडिएटली। अब देखो डिस्पोज और ऑफ दोनों का मतलब होता है अलग कर देना, है ना। डिस्पोज का मतलब भी हटा देना और ऑफ का मतलब भी होता है अलग कर देना। तो दोनों शब्द बेटा एक साथ नहीं लगते हैं। डिस्पोज के साथ में OFF वाला ऑफ नहीं लग सकता है, क्योंकि दोनों का मतलब ये होता है अलग कर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डिस्पोज के साथ में अगर हम सिंगल F लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, मतलब OF वाला ऑफ लगाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा किसी चीज़ से छुटकारा पाना। याद रखना बेटा, डिस्पोज का मतलब होता है छुटकारा पाना, और इसके साथ में हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगल F वाला ऑफ लगाते हैं। ठीक है, डबल F वाला ऑफ नहीं लग सकता। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3rd ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला देखो 869, ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। अच्छा, पार्ट्स हिज हेयर का मतलब क्या होता है, जैसे हम मांग निकालते हैं ना, उसको बोलते हैं पार्टिंग करना। बालों की पार्टिंग करना मतलब मांग निकालना। ठीक है, अभी देखो ही पार्ट्स हिज हेयर इन द सेंटर। अभी सेंटर क्या होता है, किसी चीज़ का मिडिल पॉइंट, है ना। इन द सेंटर, जैसे ये एक कोई चीज़ बनी है तो इसका ये सेंटर हो गया, ये रेक्टेंगल बना है तो इसका ये हो गया सेंटर, ये हो गया सेंटर। ठीक है, इन द सेंटर की जगह हम लिखेंगे इन द मिडिल। अभी ये मिडिल मतलब ये एकदम बीच से कोई चीज़ मतलब पार्टीशन हो जाता है। तो इसके केस में हमेशा याद रखना, जब भी साइड पार्टिंग की या फिर मिडिल पार्टिंग की बात होती है, जैसे बाल की बात होगी, तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे बेटा, इन द मिडल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें सेंटर वेंटर यूज़ नहीं हो पाता है, बिकॉज ये मैथमेटिकल कनेक्शन से ज़्यादा सही लगता है।
इसलिए हम मिडल यूज़ करते हैं क्योंकि ये इंग्लिश है नॉट मैथ्स। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द करेक्ट थिंग। ठीक है, देखो जब भी किसी भी चीज़ की इक्वल डिस्टेंसिंग की बात होती है हर डिग्री या फिर हर साइड से, तो हम मिडल यूज़ करते आए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मिडल यूज़ करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो 870 देखो, 870 में आई कैन नॉट अलाउ यू टू मेक जोक्स इन द क्लास। अच्छा, मैं आपको अलाउ नहीं कर सकता क्लास में जोक्स मारने के लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे मेक जोक लिखा है, कट जोक तो होता ही नहीं है, क्रैक जोक हो सकता है, ब्रेक जोक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या हो सकता है, मेक जोक्स और क्रैक जोक्स दोनों चीज़ों का मतलब होता है कोई भी जोक सुनाना। याद रखना, मेक अ जोक भी सही है और क्रैक अ जोक भी सही है। ठीक है, तो अगर हम मेक अ जोक बोलते हैं तो भी उसका मतलब ये है कि किसी को हंसाने के लिए कोई चीज़ बोलना, और अगर हम क्रैक अ जोक बोलते हैं तो भी हमारा मतलब यही होता है किसी को हंसाने के लिए कोई चीज़ बोलना। यानी कि मेक जोक्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। क्रैक होता तो भी ये सही होता है, इसलिए हम नो इम्प्रूवमेंट चूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 871 शट द विंडो इट इज़ फेयरली कोल्ड। अच्छा, विंडो को बंद कर दो, काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। यहाँ पे QUIT होना चाहिए, इसमें से एक क्वाइट रादर, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फेयरली कोल्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ठंड है ना। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ को हम सही आंसर लेंगे। 872 शी इज़ द लेडी हु विल इनॉग्रेट द एग्जिबिशन। ठीक है, वो लेडी है जो एग्जिबिशन को इनॉग्रेट करेगी। इनॉग्रेट का मतलब क्या होता है? इनॉग्रेट का मतलब होता है शुरू करना या फिर किसी चीज़ को आरंभ करना। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा डिक्लेयर द एग्जीबिशन ओपन, ये तो डिक्लेयर द एग्जीबिशन ओपन तो गलत हो गया। स्टार्ट द एग्जीबिशन, थर्ड कह रहा बिगिन द एग्जीबिशन। अब इनॉग्रेशन हम बोलते हैं हमेशा किसी भी चीज़ के शुभारंभ के लिए, है ना। कोई भी फंक्शन जब हो रहा होता है या फिर कोई भी चीज़ जो हम एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको शुरू करने के लिए हम हमेशा स्टार्ट को अवॉइड करते हैं, बिगिन को अवॉइड करते हैं, हमेशा हम इनॉग्रेट वर्ड को हमेशा कंसिडर करते हैं। तो इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? जो गृह प्रवेश होता है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कोई भी चीज़ की शुरुआत हो रही होती है, उसको हम इनॉग्रेट बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट विल बी द आंसर। ठीक, चलो देखो आगे 873 ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, पर अगर रूल नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे। देखो, अवॉइड के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये कंपलसरी रूल होता है बेटा, है ना। तो आईएनजी के अवॉइड के बाद में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, ये कंपलसरी रूल है। तो क्या हो जाएगा? ही अवॉइड्स स्पीकिंग टू मी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, याद रख लीजिएगा। अवॉइड के बाद में बेटा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है। ठीक है, देखो 874 अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट ड्यू टू ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़ इज़ द सीवेजेस। अच्छा, अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज सिटीज़ इज़ द सीवेजेस। अब देखो यहाँ पे अ मेजर वाटर पॉल्यूटेंट की बात हुई है, यानी कि एक होगा, कोई भी वाटर पॉल्यूटेंट एक होगा, तभी उसके लिए हमने आ लगाया है ना। अब यहाँ पे बोल रहा है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द लार्ज सिटीज़ इज़ द सीवेजेस। द के साथ में सीवेजेस तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर चाहिए हमें, क्योंकि यहाँ पे अ मेजर की बात हो रही है, एक की बात हो रही है। तो द सीवेजेस की जगह क्या लगा देंगे बेटा? द सीवेज लगा देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका सही आंसर। समझ रहे हो आप? चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 875। कह रहा आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स। ठीक, यहाँ पे मील्स जो यूज़ होता है ये किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, फूड के लिए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, किसी भी चीज़ को अगर आप एक खाने की तरह ट्रीट कर रहे हो कि मैंने खाना खा लिया, तो उसके लिए आप मील्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं लिखता आई हैव जस्ट हैड माई फूड, तो ये मील्स से ज़्यादा सही ना होता। सेकंड कह रहा है आई एम डन विद माई मील्स, ज़रूरत नहीं है, आई फिनिश्ड माई मील्स। ठीक है, आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स। देखो यहाँ पे इंस्टेंट जो आपने किया है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने की बात हो रही है,
तो यहाँ पे आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स जब सही है तो ज़बरदस्ती का किसी और सेंटेंस से हम हेल्प नहीं लेंगे, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए। बाकी सेंटेंसेस भी ठीक हैं लेकिन इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए नहीं, ये सेंटेंस भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होता है सही आंसर इसका। ठीक। 876 आई स्टेड एट हेनरी हाउस फॉर अ वीक। अब ये बहुत आसान है, मैं हेनरी के घर पे रुका एक हफ्ते के लिए। ठीक है, हेनरी हाउस तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, हेनरी कोई एडजेक्टिव नहीं है, इसको हमें हेनरी एक आदमी है, तो यहाँ पे आदमी को हम एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे, हेनरी का हाउस दिखाना पड़ेगा, है ना। तो कैसे लगाएंगे, हेनरीज होम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। आई स्टेड एट हेनरीज हाउस फॉर अ वीक। क्लियर, हाउस की जगह यहाँ पे होम लगा देंगे। ठीक है, घर है तो हेनरीज होम फॉर अ वीक हो जाएगा। आगे देखो 877 पे आते हैं। द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन देयर रूम्स। ठीक है, अब यहाँ पे द वार्डन टोल्ड द बॉयज टू क्विकली क्लीन। अब यार यहाँ पे बात हो रही है टू क्विकली क्लीन की। ठीक है, लेकिन टू तो एक है प्रेपोजिशन, इसके बाद में टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आपको मालूम है। तो टू के साथ में एडवर्ब कैसे लग गया बेटा, ये गलत हो गया, है ना। क्या होना चाहिए, टू क्लीन क्विकली देयर रूम्स, या फिर इसको जो एकदम सही ग्रामेटिकल तरीका हो सकता है वो होगा टू क्लीन देयर रूम्स क्विकली, है ना। क्लीन करेंगे, पहली बात क्लीन करेंगे क्या चीज़, रूम्स को, किस तरह, क्विकली। तो इसका सही फॉर्मेशन होना चाहिए टू क्लीन देयर रूम्स क्विकली। कौन सा हो सकता है, फर्स्ट कह रहा है क्लीन देयर रूम्स हैस्टली। हैस्टली का मतलब होता है जल्दी जल्दी में, है ना, जल्दीबाजी में। क्विकली का मतलब होता है तुरंत तुरंत करना, और हैस्टली का मतलब होता है बहुत जल्दीबाजी में करना। ठीक है, तो जल्दीबाजी में नहीं। थर्ड कह रहा है क्लेंस देयर रूम क्विकली। क्लेंजिंग नहीं होती है बेटा रूम की क्लीनिंग होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, 878 देखो, आई नीड नॉट गेट अप अर्ली टुमारो। अब यहाँ पे नीड नॉट लगा है, तो इधर हम कैसा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे बेटा, नीड वाला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट लग चुका है ऑलरेडी। तो इधर हम नीड आई लगाएंगे, क्या है, थर्ड ऑप्शन। ठीक है ना। अगला देखो 879, कवरिंग 30 किलोमीटर्स इन 30 मिनट्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग अ ब्रांड न्यू कार। अब देखो कवरिंग 30 किलोमीटर्स एक डिस्टेंस की बात हो रही है, 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना, ठीक है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक कार से कवर कर रहे हो या फिर ब्रांड न्यू कार से अगर डिस्टेंस कवर कर रहे हो 30 मिनट में 30 किलोमीटर्स, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे कवरिंग 30 किलोमीटर्स की बात हुई, यानी कि एक डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर हुआ है 30 किलोमीटर वाला। ठीक है, तो आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस की जगह क्या लगा देंगे बेटा, इज़ नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, है ना। तो इसका आंसर क्या लेंगे, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, देखो 880 को देखो, ईयर्स अगो आई मेट अ मैन विच वॉज प्रेजिडेंट। अब यहीं पे ख़त्म हो गया, ये विच तो लगा ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि ये लिविंग थिंग की बात कर रहा है, आदमी की बात कर रहा है। क्या लग सकता है यहाँ पे, हु लग सकता है या फिर होम लग सकता है। ठीक, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम शुरुआत की, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, होम तो लगाते नहीं हैं, हुज भी नहीं लगाते हैं, हु लगाएंगे। ठीक है, तो हु विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 की बात यहाँ पे हो जाएगी। सब्जेक्टिव केस में हम हु लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे हु वॉज प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंपनी की बात होगी। ठीक है, हुज का कोई यहाँ पे सेंस नहीं है, हुम तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्टिव हमें यूज़ करना है। आगे देखो 881, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ठीक है, 881 में वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा हमारी सीरीज़ कैसी रहती है, जो एक अरेंजमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। क्या ऐसा हुआ है, एग्जैक्टली वेयर लगा है, क्वेश्चन वर्ड ठीक है, आर लगा है, हेल्पिंग वर्ब ठीक है, यू लगा है, सब्जेक्ट ठीक है, यानी कि ये इंटरोगेटिव होना चाहिए, और ऐसा ही है, तो यानी कि इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इम्प्रूवमेंट की। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका सही आंसर। समझ पा रहे हो, 881 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखो 882, जर्नलिज्म एंड मेडिसिन वुड बी 2 ऑफ हिज करियर ऑप्शंस। वुड बी कब यूज़ करेंगे बेटा, वुड हम नहीं यूज़ करते हैं, वुड होता है फ्यूचर का जो पास्ट वर्जन लिखना होता है तब हम यूज़ करते हैं। जर्नलिज्म एंड मेडिसिन मस्ट बी या फिर माइट बी, ऐसा हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे विल भी नहीं लगेगा, ठीक है, कुड भी तो लगेगा ही नहीं, सकता है कि बात नहीं होगी। माइट भी हम अश्योरेंस नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं। माइट बी 2 ऑफ हिज करियर ऑप्शंस। ठीक है, करियर्स के लिए सजेशंस।
883, no economist can accurately foresee whether tax will go up or down. ठीक है, foresee का मतलब क्या होता है बेटा? foresee का मतलब होता है दूरदृष्टि, है ना? कोई भी चीज़ अज्यूम कर लेना, कोई भी चीज़ देख पाना, कोई भी चीज़ को सोच समझ लेना आज की कंडीशन के हिसाब से। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ लिखा है एक्सपेक्ट, एंटिसिपेट, ऑब्विएट। इस केस में एंटिसिपेट वर्ड जो है ये एकदम सूटेबल रहेगा, बिकॉज इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ ऐसी देखना जो आगे हो सकती है। यहाँ पे अजम्पशन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? देखो टैक्सेस वाले फेस में हमेशा अजम्पशन की बात होती है, तो इसके लिए हम एंटिसिपेट वर्ड यूज़ करते हैं। एंटिसिपेशन मतलब अनुमान लगाना कि क्या हो सकता है। फोर्सी में हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर लेते हैं, एक्सपेक्ट में हम उम्मीद बांध लेते हैं, ऑब्विएट में हम डेफिनेट हो जाते हैं। तो एंटिसिपेशन हो रहा है, हम यहाँ पे एश्योरेंस नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता है, या फिर हमको क्लैरिटी नहीं है कि कैसा होगा। एंटिसिपेशन इसलिए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा सही आंसर। 884, वन शुड कीप देयर वर्ड। हर आदमी को अपना जो भी उसने कहा है उस बात पे खरा उतरना चाहिए, है ना? यहाँ पे देखो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वन, और यहाँ पे लिखा है देयर, कभी नहीं यूज़ हो पाएगा देयर, ठीक है? वन अगर यहाँ पे यूज़ हुआ है तो इसी के हिसाब से यूज़ होना चाहिए, देयर की जगह वंस यूज़ होना चाहिए। अगर मान लो हम यहाँ पे ही लगाते तो यहाँ पे कैसा होता? हिज होता। यहाँ पे शी होता तो क्या यूज़ करते? यहाँ पे हर यूज़ करते। तो यहाँ पे हमने वन यूज़ किया है तो इधर भी क्या होना चाहिए बेटा? वंस यूज़ होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो 84 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि वंस हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है? 884 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला देखो 885, मैनी अ मैन हैव डाइड ऑफ कैंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो मैनी आज अभी लगाते हैं, इसके बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर वर्ब होती है और सिंगुलर प्रोनाउन होता है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट है एग्जैक्टली, हैव होता है प्लूरल वर्ब, यहाँ पे हमको सिंगुलर चाहिए, हैव की जगह क्या लग जाएगा? हैज़ लगना चाहिए। प्रोनाउन तो यहाँ पे है ही नहीं, यानी कि जो वर्ब है इसी में गलती है, हैज़ डेड लगाएंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? हैज़ डाइड ऑफ। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। बहुत आसान था, समझ में आ रहा है? देखो मैनी के साथ में क्या लगाते हैं, देखो फिर से बता देता हूँ। मैनी जो होता है उसके साथ में सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन सब कुछ प्लूरल लगता है मैनी के साथ में, और मैनी आ के साथ में क्या लगता है बेटा? सब कुछ सिंगुलर रखता है। क्या चीज़? सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन सब कुछ सिंगुलर लगता है, याद रख लो इसको। मैनी के साथ में सब कुछ प्लूरल, से सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल, मैनी आ के साथ में सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन सिंगुलर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। 886 देखो, आई वॉन्ट टू एडमिट इन अ यूनिवर्सिटी इन द US, ठीक है? यहाँ पे आप क्या करते हो? US वगैरह में आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना सबका ड्रीम होता है, हर आदमी यही सोचता है। ये बेचारा क्वेश्चन बनाने वाला भी यही सोच रहा है कि मैं एडमिट होना चाहता हूँ US की यूनिवर्सिटी में, ठीक है? अब देखो जब एडमिट होता है कोई, तो इसको जनरली हम जब यूनिवर्सिटीज़ के केस में या फिर स्कूल के केस में हम बात करते हैं तो एनरोलमेंट वाला वर्ड जो है ये सबसे सही होता है ना? तो एडमिट की जगह हम क्या लगाएंगे बेटा? एनरोल करा देंगे। एडमिट हम यूजुअली कब यूज़ करते हैं? जब हमको हॉस्पिटल्स रिगार्डिंग या फिर कुछ नेगेटिव वाली बात करनी होती है, ठीक है? गो तो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमको जाना नहीं है सिर्फ वहाँ पे, हमको पढ़ाई भी करनी है, हमको वहाँ पे एनरोल होना है, पूरा करियर बनाना है। एंटर का मतलब हो गया किसी एक कमरे में जाना। तो यार यूनिवर्सिटी में जाओगे थोड़ी, सिर्फ वहाँ पे पढ़ना आपका मोटो है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? थर्ड ऑप्शन, यानी कि एनरोल यूज़ करते हैं। वहाँ पे दाखिला करा देने को बोलते हैं एनरोल कर देना, ठीक है? 887 देखो, he was a failure at art but his last piece was so beautiful that no one could believe he had painted it। अच्छा बढ़िया बात है। ऑल्दो वो फेलियर था आर्ट में, लेकिन उसकी आखिरी पेंटिंग इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि किसी को बिलीव नहीं हुआ, कोई बिलीव नहीं कर पाया कि उसने उसको पेंट किया है ना? इसमें कोई गलती तो नहीं है, बिल्कुल सही है। सो ब्यूटीफुल लगा है, यानी कि ये नेगेटिव हो सकता था अगर यहाँ पे दैट न लगा होता, लेकिन दैट भी लगा हुआ है, मतलब ये सेंटेंस एकदम सही तरह से फ्रेम्ड है, इसमें किसी तरह की छेड़खानी की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही उत्तर। 888 क्वेश्चन देखिए, दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज़, ठीक है? एडमिट्स
का मतलब होता है किसी चीज़ को भर्ती कर देना या फिर अपने साथ में ले लेना, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा है एडमिट्स फॉर, एडमिट्स ऑफ, एडमिट्स टू। एडमिट्स ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को दिखाना कि कोई चीज़ पॉसिबल है एज अ सोल्यूशन या फिर एज एन एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अब दिस मैटर एडमिट्स नो एक्सक्यूज़। अब अगर हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है या फिर कोई भी इसका बहाना नहीं है, इसके लिए हमें क्या कहना होगा, दिस मैटर एडमिट्स ऑफ नो एक्सक्यूज़। तो यहाँ से ये दिख जाएगा, एडमिट्स ऑफ लगाने के बाद ये दिख जाएगा कि कोई भी बहाना इस चीज़ को नहीं स्पेसिफाई कर सकता कि कोई भी चीज़ एज अ सोल्यूशन इस चीज़ का नहीं अवेलेबल है। तो एडमिट्स फॉर नहीं, एडमिट्स टू नहीं, एडमिट्स ऑफ यहाँ पे लगेगा तो ये सही हो पाएगा। एडमिट्स टू यहाँ पे अगर आप एज अ फ्रेज देखो तो एडमिट्स टू का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को कन्फेस करना। तो यहाँ पे कोई कन्फेसिंग नहीं हो रही है, कोई कन्फेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इसका एक्सक्यूज़ हो सके। तो ऐसा कहने के लिए एडमिट ऑफ लगाते हैं, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। आगे देखो 889, आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट रुथलेस मर्डर। अच्छा, यहाँ पे रुथलेस का मतलब क्या होता है, हार्ड और क्रूएल, है ना। बिहेवियर में हार्ड और क्रूएल की जब बात होती है तो हम बेटा रुथलेस लगाते हैं, ठीक है। जब भी किसी की डिज़ायर हो, इच्छा हो कि मैं बहुत रूड बिहेव करूं, तो उसको कहते हैं ही वांटेड टू बिहेव इन अ रुथलेस मैनर। तो रुथलेस हम हार्ड और क्रूएल की बात तो होती है, लेकिन बिहेवियर के सेंस में। यहाँ पे मर्डर के सेंस में क्या यूज़ हो जाएगा बेटा, ग्रूसम यूज़ होगा। ग्रूसम का मतलब होता है बहुत अनप्लेजेंट, और आपको कोई ऐसी चीज़ हो आपके सामने जो आपको डरा दे, बिल्कुल आपको, जैसे किसी की डेथ इंजरी हो जाए, उससे आप बहुत ज़्यादा डर जाओ, आपके सामने कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए, है ना, तो उसका एक हॉरर आपके दिमाग में आ जाता है। उसके लिए हम हमेशा ग्रूसम यूज़ करते हैं, डेथ के लिए ग्रूसम वाली चीज़ यूज़ होती है। शॉकिंग तो बहुत जनरल वर्ड है ना। आई वॉज ग्रेटली शॉक्ड बाय द मोस्ट शॉकिंग मर्डर, दो बार शॉक्ड हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए शॉकिंग को प्रेफर नहीं करते हैं। लोथसम की बात भी यहाँ पे सही नहीं है, बिकॉज लोथसम का मतलब होता है बहुत अनप्लीजेंट, है ना, या फिर डिस्गस्टिंग टाइप का। तो यहाँ पे बात हो रही है मर्डर की, तो रिलेटेड टू डेथ ही लगाते हैं, इसलिए ग्रूसम हो जाएगा इसका सूटेबल कंडीशनल आंसर। 890 देखो, शी इज़ अनोइंग दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन। शी इज़ अनोइंग, अगर मैंने बोला शी इज़ अनोइंग यानी कि वो चिड़चिड़ी है, तो उसका बिहेवियर चिड़चिड़ा हो गया इस बात को कहने से, है ना। हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या यूज़ हो जाएगा यहाँ पे, किस तरह से लेंगे, शी वॉज अनॉयड दैट हर फादर हैड नॉट एक्सेप्टेड हर सजेशन, ठीक है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है तो हम उसके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करेंगे। हैड नॉट एक्सेप्टेड यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हुआ है, ठीक है। आपको पता है हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ कर चुके हैं, इसके हिसाब से यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा बेटा, यहाँ पे यूज़ हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो उसके हिसाब से क्या चीज़ सूटेबल होती है, ये हो जाएगा वॉज अनॉयड, यानी कि पास्ट टेंस यूज़ होना चाहिए। देखो अब ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है वो अनॉयड थी क्योंकि उसके पापा ने उसका सजेशन नहीं एक्सेप्ट किया। तो अनॉयड बाद में होगी, ये हो गया अनॉयड, और ये हो गया सजेशन ना एक्सेप्ट करना, सजेशन नहीं एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो सजेशन नहीं एक्सेप्ट किया होगा पहले, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, ये बिल्कुल सही लिखा है। अब अनॉयड उसके बाद में होगी, यानी कि सबसे पहले वो सजेशन नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा सजेशन ना एक्सेप्ट होने में। फिर यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 वॉज अनॉयड। समझ आ गया, चलो देखो आगे। If the room had been brighter, I would have been able to read for a while before going to bed. ठीक है, यहाँ पे if the room had been brighter लगा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें लिखा है, ऑप्शंस लिखे हैं, if the room was brighter, if the room are brighter, had the room been brighter। अच्छा, इसमें देखो एक आपको इसमें बताना है कि क्या कोई फ्रेज़ ऐसा है जिससे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो या फिर नहीं। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर, इसको आप रिप्लेस किससे कर सकते हो, हैड द रूम बीन ब्राइटर से। इसका मतलब एकदम सेम होता है। इफ़ द रूम हैड बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ वाइल, इसको रिप्लेस कर सकते हैं हैड द रूम बीन ब्राइटर आई वुड हैव बीन एबल टू रीड फॉर अ
वाइल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो सकता है। 892 ही हैज़ कंपोज्ड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ठीक है, ब्यूटीफुल सॉन्ग की कंपोजिशन होगी ये आपको मालूम है। ठीक है, सॉन्ग है तो उसको कंपोज किया जाएगा। पेंड की बात अगर हम करें तो कोई भी चीज़ को सिंपली लिख देना, सॉन्ग को सिंपली लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। वो सॉन्ग है, कोई डिक्टेशन नहीं कि आप इसको सिर्फ लिख दो। रिटन का मतलब होता है कोई भी चीज़ लिखित होना, है ना, तो लिखा नहीं जाता है, डेफिनेटली ये भी पेंड की तरह ही हो गया। जॉटेड डाउन का मतलब भी होता है लिख लेना या फिर नोट कर लेना, तो इसमें पेंड, रिटन और जॉटेड तीनों गलत हैं। जब भी सॉन्ग की बात होगी, किसी भी लिरिक्स की बात होती है, तो आप उसको कंपोज करते हो। ठीक है, इसीलिए सॉन्ग के कंपोजर्स होते हैं। क्लियर है? सो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस के को करने के बाद में आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, आज आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और ऐसे ही साथ में रोज़ जुड़ते चलिए और लास्ट तक वीडियो को देखा करिए, वीडियो को शेयर किया करिए। और इसको ख़त्म करने से पहले आज फिर वही 3 बातें, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियोज़ के बेनिफिट्स को ले पाएँ। ठीक है, ख़त्म कर रहा हूँ आज की स्लाइड्स को। कल फिर से सुबह 9:30 बजे आपके साथ जुड़ूंगा, तो कहीं मत जाइएगा। इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस पूरी करिएगा, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और कल जुड़ना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।